आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्वेश्चन सीरीज यानी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो कर रहे थे टॉपिक वाइज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लर्निंग अधिगम रहेगा। इसमें अधिगम क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा इसकी, विभिन्न जो अधिगम करता है, अधिगम के जो सिद्धांत दिए थे वो, और अध्यापक के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, अधिगम स्थानांतरण, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं, फैक्टर, ठीक है, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन सारे टॉपिक्स पर आधारित जो हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है वो रहेगी। और इसमें अधिगम के जो सिद्धांत है वो उससे जुड़े हुए काफ़ी, जैसे चाहे थॉर्नडाइक की बात करें, पावलोव की बात करें, कोहलर की बात करें, स्किनर की बात करें, कोई भी बंडूरा है, ये तमाम जो सिद्धांत है अधिगम के उन पर आधारित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज रहने वाली है। लगभग इसमें 300 क्वेश्चन हमारे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर्स जो टेट एग्ज़ाम्स है, चाहे स्टेट है, रीट है, सी टेट है, यूपी टेट है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बीच में कोई प्रकार की डिस्कशन है बीच में नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन के आंसर, और जहां रहता है कि हाँ हमें थोड़ी डिस्कस क्वेश्चन के ऊपर करनी चाहिए वहाँ हम ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। और ये सारी की सारी मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ये हमारा जो एक टॉपिक है अधिगम का, कंप्लीट टॉपिक इसमें अधिगम से संबंधित रहेगा, इसके ऊपर ही क्वेश्चन सारे रहेंगे। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोहलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा। यानी जिन बच्चों का IQ लेवल कम होता है उन बच्चों के लिए इनमें से कौन सा जो सीखने का सिद्धांत है उपयोगी रहता है। सक्रिय अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया, उद्दीपक प्रतिक्रिया, पुनर्बलन। तो जिन बच्चों का IQ लेवल कम होता है उन बच्चों के लिए उद्दीपक प्रतिक्रिया है वो सिद्धांत वो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। उद्दीपक दो प्रकार के हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। ठीक है, तो उद्दीपक जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो सिद्धांत है वो ज़्यादा, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिव नहीं रहते, ना ही बच्चों को एक चीज़ से दूसरी चीज़ से जोड़कर उसको संबंध बना करके दोनों चीज़ों के बाद, जिसको साचार्य संबंध बोलते हैं, और बच्चे पुनर्बलन के माध्यम से भी ज़्यादा नहीं सीख पाते। तो उद्दीपक प्रतिक्रिया है, बच्चों को एक कंडीशन दे करके उसमें एक्टिव रख करके बच्चों को ज़्यादा सिखाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विज्ञान व गणित के सीखने के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा है। यानी विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए इनमें से कौन सा रहेगा। तो गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है, ये सिद्धांत है, जिसको समग्र रूप जिसको कहता है, समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये इसके जो प्रतिपादक थे कोहलर, वर्दिमर, कोफका की जो टीम थी उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। कोहलर का नाम इसमें मुख्य लिया जाता है। तो गेस्टाल्ट का मतलब समग्र रूप होता है। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। गेस्टाल्ट संप्रदाय भी इसको बोलते हैं, समग्रता का सिद्धांत भी बोलते हैं, समग्रवाद भी बोलते हैं। ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, किसी चीज़ का प्रॉपर जो संपूर्ण भाग है, तो ये विज्ञान और गणित शिक्षण के लिए ज़्यादा उपयोगी रहता है। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं दिया। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्णाकार, गेस्टाल्ट, संबंधवाद, समग्र आकृति। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही नाम है, ये A, B और D ये सब गेस्टाल्ट के ही नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो संबंधवाद है, इसका कोहलर से संबंध भी नहीं है। कोहलर से संबंध किसका नहीं है, संबंधवाद का नहीं है, अभी डायरेक्ट आप समझ सकते हो। तो पूर्णाकार, गेस्टाल्ट, समग्र आकृति, और ये सारे के नाम है वो एक ही सिद्धांत के हैं। ठीक है, सारे एक ही चीज़ है, ये गेस्टाल्टवाद के ही रूप है। अगला क्वेश्चन है भाई, जूता पहनना व चम्मच से खाना खाना बच्चे किस सिद्धांत के अनुरूप सीखते हैं। जूते पहनना व चम्मच से खाना खाना, तो सूझ, अंतर्दृष्टि, क्रिया प्रसूत, व्यवस्थित व्यवहार, प्रयास त्रुटि। ये देखिए, जूता पहनना और चम्मच से खाना खाना, ये बच्चों में सूझ या समझ विकसित हो जाती है, तब ऐसा करते हैं बच्चे। अंतर्दृष्टि का मतलब खुद की जो दृष्टि है, दूसरों को देख करके वो इस माध्यम से सीख जाते हैं। ठीक है, बच्चों को शुरू या तो वो दूसरों को देख कर ऐसा सीखते हैं, या क्योंकि बच्चे अनुकरण करते हैं अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने अध्यापकों का, जो भी उनके आसपास उनको रहता है, उनको देख करके बच्चे उस चीज़ को करना जल्दी सीख जाते हैं। तो बच्चे में एक सूझ विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसमें आ जाए। टाई की गांठ बांधना किसके सिद्धांत के अनुसार
किसके सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं बच्चे, या जो टाई की गांठ बांधना है के अनुसार व्यक्ति सीखता है, किसका सिद्धांत है ये। तो ये भी जो एक प्रकार से इस ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसी से रिलेटेड करता है। तो कोहलर का ये सिद्धांत है वो रह जाएगा। स्किनर, पावलोव, थार्नडाइक इसमें नहीं है, कोहलर इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए भाई, 7वां क्वेश्चन है, मानसिक रोगियों के निदानात्मक शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका सही जो आंसर है वो आ जाएगा स्किनर। ठीक है, मानसिक रोगियों के निदानात्मक शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। अगला है, बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन का निर्माण और बुरी आदतों को बदलने का सिद्धांत कौन सा है। भी बालकों में अच्छी चीज़ों का लेके आना और बुरी चीज़ों को बदलना, ये किस प्रकार का। तो इसको जो हमारे कोहलर, वर्दीमर, कोफका थे, उन्होंने जो समग्रवाद का सिद्धांत दिया था, पूर्णाकार जिसको बोला जाता है, उसका रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, अल्बर्ट वुंडरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को खालिस्तान से भी जाना जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको अवलोकनवाद अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अवलोकन का सिद्धांत है उसको कहा गया है। ठीक है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो वुंडरो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो अल्बर्ट वुंडरा इनका पूरा नाम है। अनुकरणात्मक सिद्धांत भी इन्हीं के नाम रहता है, और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो भी इन्हीं का नाम है। तो इसके माध्यम से बच्चे को ज़्यादा सिखाया जा सकता है। ठीक है, इस जो वंडूरा है हमारे, उन्होंने बालकों पर प्रशिक्षण किया था। उन्होंने समान उम्र के बालकों को 3 फिल्में दिखाई थी। ठीक है, उसमें इस एक जो फिल्म थी उसमें आक्रामक भूमिका थी, दूसरी फिल्म में सहयोग, स्नेह और दया का भाव दिखाया गया था, और तीसरी फिल्म में उन्होंने आक्रामकता और स्नेह दोनों का मिश्रण जो रूप है वो लिया था। ठीक है, इन्होंने गुड़िया पर प्रयोग किया था, जोकर पर प्रयोग इनका रहा है। तो काफ़ी प्रयोग इन्होंने किए हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी बाई वुंडरा इसको नाम दिया गया है। और अल्बर्ट जो वुंडरा है ये कनाडा के रहने वाले थे। 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने साइकोलॉजी में अपना जो योगदान कह सकते हैं वो दिया था। अगला क्वेश्चन है, विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद आ रही थी, वह नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। ये अधिगम का स्थानांतरण है, यानी किस प्रकार का अधिगम वो करता है। देखिए, विष्णु को नींद आती है, नींद भगाने के लिए वो चाय पीता है। अगर देखिए नींद को भगाने में चाय उसकी मदद करती तो वो हो जाता सकारात्मक। अगर नींद को भगाने में चाय न तो उसकी हेल्प करती, न ही उसको मतलब किसी प्रकार का नुकसान होता, तो वो आ जाता शून्य स्थानांतरण। ठीक है, यहाँ बात आई है नकारात्मक की, क्योंकि नींद भगाने के लिए उसने चाय पी, लेकिन फिर वो सो जाता है गहरी नींद में, यानी उसको नेगेटिव वहाँ पे आई है, चाय से नकारात्मक प्रभाव उसको पड़ा है, तो नकारात्मक यहाँ पे आ जाएगा। एक हम बात करें इसमें पार्श्व जो नाम आया है हमारा, पार्श्व अधिगम की अगर बात करते हैं तो पार्श्व अधिगम क्या होता है। पार्श्व अधिगम, पार्श्व का मतलब वैसे बगल या साइड होता है। वैसे अगर सोचने की अगर हम बात करें ना, पार्श्व चीज़ क्या होती है, जो पार्श्व के बारे में अगर बात करते हैं, पार्श्व अधिगम मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी हमें अनुभव या ज्ञान है वो दूसरे काम में या दूसरे उस चीज़ को देखने मात्र से ही उसमें हमें फ़ायदा मिलता है, या अनुभव से मतलब प्राप्त होने वाला ज्ञान। यानी कोई भी चीज़ हमने पहले से उसको सीखी हुई है, उस चीज़ को नए ज्ञान को प्राप्त करने से मतलब हमारे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है, या देखने मात्र से उसके अनुभव मात्र से ही हमें कुछ दूसरी चीज़ को करने में हमें फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। तो वो मतलब पार्श्व अधिगम उसको बोलते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो अगले आगे देखिए, अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है। तो अधिगम की जो परिभाषा दी गई है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये किसके द्वारा दी गई है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने, यानी सीखना विकास की परिभाषा, विकास की प्रक्रिया है, ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है। एक तो ऑप्शन इसमें करो एंड करो रहेगा, करो एंड करो। ठीक है, करो एंड करो रहेगा। दूसरा इसमें वुडवर्थ रहेगा। ठीक है, तीसरा इसमें जो ऑप्शन है हम ले सकते हैं गिलफोर्ड ले सकते हैं, गिलफोर्ड। चौथा ऑप्शन स्किनर हमारा रहेगा। तो इसका राइट आंसर है वो वुडवर्थ हो जाएगा। ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा दी थी। ठीक है, अगला है, सॉरी,
अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? उचित वातावरण, परिपक्वता, प्रेरणा, सभी। ये तो मेरा इजी क्वेश्चन है, सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सीखी हुई या सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। कोई भी चीज़ हमने सीख ली है उसका नवीन या अन्य परिस्थिति में उपयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? परिपक्वता, अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ हमने सीख ली है उसको नया कुछ सीखने में या नया करने में हम उपयोग करते हैं, अधिगम स्थानांतरण होता है। अधिगम स्थानांतरण पॉजिटिव, नेगेटिव या जो जीरो लर्निंग है वो अलग प्रकार की बात है। फिर वो हमें कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने अधिगम का स्थानांतरण वो किस प्रकार किया गया है। ठीक है, हमें सकारात्मक अधिगम हुआ है, नकारात्मक हुआ है, या शून्य अधिगम जो हुआ है, अधिगम का स्थानांतरण वो किस प्रकार का हुआ है। लेकिन अगर कोई भी क्रिया हम करते हैं उसको अन्य परिस्थिति में उसको उपयोग करते हैं, एक चीज़ का या पूर्व नॉलेज का हमें कोई चीज़ पहले सीखी हुई है या कुछ भी काम है उसको कुछ नया कुछ करने में, नया कुछ सीखने में उपयोग करते हैं तो अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, अब वो अधिगम नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, वो अलग बात है। चलिए आगे बात। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होते हैं। देखिए हमारा जो पहले से प्राप्त कोई ज्ञान है वो कुछ नया सीखने में क्या करता है? सहायक होता है, हमें पॉजिटिव चीज़ देता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का अधिगम उसमें आ जाएगा? बताइए। अभी हमने डिस्कस इसके बारे में कर लिया, वैसे ही पहले से आपको उत्तर इसका में भी पता लग गया होगा। जिसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो पॉजिटिव, धनात्मक स्थानांतरण में रहेगा, क्योंकि वो हमें पूर्व ज्ञान प्राप्त को कुछ करने में, नया कुछ करने में सहायक हो रहा है। अगर यहाँ पे वो कुछ भी हमें नया कुछ करने में सहायता नहीं मिलती हमें, तो वो क्या होता? नकारात्मक हो जाता। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? क्लास जो टीचिंग है उसमें अधिगम के लिए अधिगम का मतलब सीखना, सिखाना होता है। ठीक है, लर्निंग, याद करना। लर्निंग का मतलब ऐसे लर्न करना, याद करना, यहाँ याद करने से मतलब नहीं है, यहाँ सीखने से मतलब हम लेंगे। वाद विवाद है, प्रयत्न त्रुटि विधि है, अवलोकन विधि है, उपयुक्त सभी आ जाएगा। कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए हम किस प्रकार के, तो कक्षा कक्ष में शिक्षण के लिए हमें वाद विवाद यानी ये भी जरूरी है, डिबेट करवाना जिसको प्रश्नोत्तरी कह सकते हो। अवलोकन विधि ये भी जरूरी है, निरीक्षण करना, प्रेक्षण करना, अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, सारी विधियाँ सीधे। प्रयत्न त्रुटि विधि यानी जो सीखने की थॉर्नडाइक के नियम है सारे के सारे उपयोग करेंगे, तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन आ जाएगा। यानी कक्षा में भिन्न आई क्यू लेवल के बच्चे होते हैं तो उनको अलग मेथड से पढ़ाया जाता है। कई बार अलग कंडीशन होती है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, जो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, तो कई प्रकार की चीज़ें उनको सीखने के लिए अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपन अनुक्रिया, अंतर्दृष्टि, प्रयास त्रुटि, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो कोहलर का अधिगम सिद्धांत पूछा है यहाँ से आपसे, तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है किसका है? कोहलर का। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के, भारत के, अमेरिका के, रूस के। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, अमेरिका के थे ये तो। ठीक है, अगला है निम्न में से जो सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं है। ठीक है, तो ये उनकी बात कर रहा है। थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम थे, थॉर्नडाइक टोटल 8 नियम दिए थे, 3 मुख्य नियम थे प्लस 5 उनके गौण नियम थे। तो यहाँ पे जो मुख्य नियम है उनमें से ये बात कर रहा है। तत्परता का नियम है, प्रभाव व परिणाम का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, तो पढ़ने का नियम इसमें नहीं है, तो नेगेटिव पूछा है। तो अधिगम के आपको 8 नियम याद होने चाहिए, कौन से मुख्य नियम है, कौन से गौण नियम है। अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन है स्मृति, अधिगम, प्रशिक्षण, शिक्षा। यानी अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या है? 19 क्वेश्चन है, तो इसमें इस अनुभव के द्वारा हमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसको लर्निंग बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अधिगम होगा तभी हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा। तत्परता के नियम का संबंध है अधिगम से, खेल से, स्मृति से। देखिए तत्परता का नियम ये अधिगम के नियम है। ठीक है, अब थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम बोलते हैं इसको, डायरेक्ट इसका उत्तर यहीं से आ जाएगा, अधिगम। अगला क्वेश्चन है पूर्णकारवाद के नियम है, पूर्णकारवाद के नियम है समरूपता, संरचनात्मकता, समीपता, उपयुक्त सभी। 21 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, समरूपता भी है, संरचनात्मकता भी है, समीपता भी है।
अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं प्रयत्न, त्रुटि, बुद्धि, अनुभव, उपयुक्त सभी। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी सभी आ जाएंगे। प्रयत्न, त्रुटि, बुद्धि भी रहेगा, अनुभव भी रहेगा। अगला है पावलोव था लेखक, शिक्षाशास्त्री, दार्शनिक, शरीर क्रिया वैज्ञानिक। 23 का ऑप्शन डी सही रहेगा भी, शरीर क्रिया वैज्ञानिक था ये। ठीक है, तो मनुष्य की जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनमें क्या क्या एक्टिविटी होती है या किस तरीके से वो सीखते हैं वो उनके पर आधारित। अगला है 24, अनुबंध प्रयोग में या प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है। 24 का सही ऑप्शन बताइए भी कौन सा होगा। इसमें अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन, विलोपन का मतलब लुप्त हो जाना एक प्रकार से, वो रहेगा पुनर्बलन की अनुपस्थिति में। अगला क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यानी अनुभव के द्वारा जो सीखना है उसमें फिर व्यवहार परिवर्तन होता है, वो परिभाषा किसने दी थी। अधिगम की परिभाषा है गिलफोर्ड, स्किनर, वुडवर्थ, गेट्स। 25 सही आंसर बताइए भी ऑप्शन या अनुभव द्वारा या अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, किसने कहा था। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गिलफोर्ड ने कहा था। अगला है निम्न में से किस परिस्थिति में प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है। दंड प्रशिक्षण में, अर्जित निस्सहाय में, सही ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, मुक्ति सीखना, परिवर्तन सीखना। तो निष्क्रिय सबसे ज्यादा किस में रहता है वो, अर्जित निसहायता, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा वो है वो निष्क्रिय रहेगा, क्योंकि अर्जित का मतलब उसको निसहायता यानी किसी प्रकार की उसमें जो सहायता है वो नहीं मिलती। ठीक है, दंड प्रशिक्षण, मुक्ति सीखना, परिवर्तन सीखना, ये सारी चीज़ें बच्चों को कुछ ना कुछ निम्न में से किस प्राणी में निष्क्रियता सबसे अधिक पाई जाती है, तो यहाँ ज़्यादा है वो बच्चे में डिसएक्टिव यहाँ पे बच्चा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, उच्च अभिप्रेरणा यानी पॉजिटिव जो ट्रांसफर है लर्निंग की, उच्च अभिप्रेरणा, सीखने का अधिगम, विभेदी, पुनर्बलन, पुरस्कार। उच्च अभिप्रेरणा यानी अभिप्रेरणा है भैया 27 का। तो यहाँ पे देखिए सीखने का अधिगम यानी एक प्रकार से सीखने की जो इच्छा है, ठीक है, तो यहाँ धनात्मक अंतरण जो पॉजिटिव ट्रांसफर है लर्निंग का वो सबसे ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पुरस्कार से भी होता है, पुनर्बलन से भी होती है, अलग अलग प्रकार। विभेदी पुनर्बलन का मतलब अलग अलग प्रकार से उसको मोटिवेट करना, उच्च अभिप्रेरणा मतलब उसको मोटिवेशन देना, लेकिन सीखने का अधिगम, ठीक है, तो किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है, ये तत्व है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे टोलमैन के सिद्धांत में किस तरह के व्यवहार की व्याख्या पर बल दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन डी है वो सही रहेगा, चवर्ण व्यवहार है। ठीक है, बच्चे को एक मतलब सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से ठीक है तो इसको व्यवहार करना, तो ये चवर्ण व्यवहार आता है। क्रिया प्रसूत है, आणविक है, ये उद्देश्यपूर्ण व्यवहार है, ये नहीं है इसमें, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। पुनर्बलन से अप्रभावित होकर मात्र प्रेक्षण के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया होती है, दावा किनका है। गुथरी, हल, ये तो परिभाषाएं हैं, अभी आपको याद करनी पड़ेगी। 29 का ऑप्शन सी सही रहेगा, टोलमैन का है। पावलोव ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, वह कौन सा है। आत्मीकरण का, आंशिक, अनुक्रिया, बहुक्रिया। पावलोव का 30 का तो अनुकूलित अनुक्रिया है, अनुकूलित अनुक्रिया का अधिगम का सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया, तो ये पावलोव का है। आगे है निम्न में से पूर्णवाद, पूर्ण कारकवाद के नियम जो संबंधित नहीं है वह है समरूपता, निरंतरता, समीपता, विरूपता। आई थिंक थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को हमने किया था, तो आपको इसका याद होगा। तो इसका निरंतरता है वो, उसका उत्तर वो आ जाएगा 31 का, सॉरी डी आएगा, इसका सही आंसर है वो विरूपता, क्योंकि ये तो सारे इसमें होते हैं, विरूपता नहीं होता, तो 31 का डी आ जाएगा अभी। यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक है तो वह है, यानी गणित अगर किसी बच्चे ने गणित सीख रखा है और उसको भौतिकी के सीखने में सहायता मिलती है गणित के ज्ञान से, ठीक है, तो ये किसके अधिगम में है, तो सकारात्मक अधिगम डायरेक्ट बात है। यानी कोई भी चीज़ हमें दूसरी चीज़ को सीखने में सहायता करती है, पॉजिटिव चीज़ प्रदान करती है, सकारात्मकता आती है, तो वो
या कोई भी पूर्व ज्ञान, पहले सीखी हुई कोई भी चीज़ नई कुछ सीखने में हमें फायदा करती है, लाभ पहुंचाती है, तो उसको सकारात्मक ही बोलेंगे। अगला है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? ठीक है, ये कहता है पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, विलंबित अनुबंधित ध्वन्यात्मक उद्दीपक। तो 33 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? अनुबंधित उद्दीपक हो जाएगा। यानी जो पावलोव ने भोजन से पहले जो घंटी की ध्वनि थी, यानी उनको एक साथ दिया था, तो कृत्रिम और प्राकृतिक उद्दीपक है। तो भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है, जबकि घंटी है वो कृत्रिम उद्दीपक है। ठीक है, तो ये उपस्थित ध्वनि है उसको अनुबंधित, यानी उसको कंडीशन जो थ्योरी है, कंडीशन में उसको बांध दिया। घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, लार का बनना जो एक पावलोव की थ्योरी है वो भी हम करेंगे। आगे है, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? पुष्टिकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति। 34 सही आंसर बताइए भी। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके, तो इसको क्षतिपूर्ति में रखेंगे भी। ठीक है, जो कमी है उसको वो पूरा करने का प्रयास करता है। यहाँ पे एक विकलांग बालक है, यानी जो इसको स्पेशल चाइल्ड विल स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं, स्पेशल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, वो अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास कर रहा है यहाँ पे। तो जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास वो कर रहा है। यहाँ पे क्षतिपूर्ति नियम है, इसके अंदर आ जाएगा। आगे देखिए, एक छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? नहीं पूछा है। उम्र पर परिपक्वता, पूर्ण अनुभव में अधिगम, आर्थिक स्थिति, अभिप्रेरणा। तो डायरेक्ट उत्तर इसका आर्थिक स्थिति आ जाएगा। इससे कोई आर्थिक स्थिति से अधिगम का कोई संबंध नहीं है। फ्राइड के शब्दों में विस्मरण मतलब भूल जाना, विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना, अधोलिखित में से किसका प्रतिफल है? फ्राइड के शब्दों में जो है विस्मरण, अधोलिखित मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रतिफल है? उदांतीकरण, ह्रास, दमन, अवरोध। 36 का बताइए भी कौन सा आएगा? दमन। ठीक है, तो दमन का मतलब भी एक प्रकार से कुछ चीज़ को भूल देना, या जो मतलब नेगेटिव चीज़ है वो उसको दर्शाता है। ह्रास का मतलब पतन होता है, लेकिन विस्मरण यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को दर्शा रहा है कि उसका दमन हुआ है, जो उसकी जो इच्छित शक्तियाँ हैं वो एक प्रकार से वो उसको भूल जाना, स्मृति में नहीं रहना, एक प्रकार की चीज़ें वो, या समन शक्ति से बाहर उसके चले जाना, वो दमन होता है। सीखना, संपूर्ण जीवन चलता है, नया कार्य है, व्यक्तिगत सामाजिक दोनों हैं, सभी हैं। 37 का बताइए भी क्या होगा? तो ये देखिए, संपूर्ण जीवन भी चलता है, नया काम भी मतलब नया कुछ भी सीखता रहता है, नया भी होगा, व्यक्तिगत सामाजिक दोनों है, यानी खुद से भी इंडिविजुअल भी है और इसको सोशल से भी जोड़ सकते हैं। इसका सभी उत्तर आ जाएगा। व्यवहार के असार संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया है? 38 का बताइए भी। जिसका बी आ जाएगा, वुडवर्थ। SR जो थ्योरी है, SOR थ्योरी इसको रख कर दिया था। ठीक है, आगे है, अधिगम स्थानांतरण में सामान्यता विशिष्ट अस का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो जो अधिगम की द्विकारक सिद्धांत है स्पीरमैन ने दिया था। एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशेष बुद्धि होती है। ठीक है, जो सामान्य कारक और विशेष कारक की यहाँ पे बात करा, स्पीरमैन ने द्विकारक सिद्धांत इसका दिया था। आगे देखिए, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है? स्वाभाविक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया, संबंध उद्दीपक, प्राकृतिक अनुक्रिया। 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका संबंध अनुक्रिया होगा, यानी उसका घंटी का भोजन का उनका आपस में संबंध था, या जो मतलब लार बनने का, क्योंकि पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था और उसकी जो लार ग्रंथि है उसको ऑपरेशन के माध्यम से एक परखनली में उसको फिट कर दिया था, उसके जोड़ दिया था। तो कुत्ते के मुंह में जो लार बनने की जो क्रिया है उसको मतलब देखा जा सके कितनी लार उसमें बनती है, किस कंडीशन के आधार पर। तो पावलोव की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें संबंध जो दिखाया गया है दोनों प्रकार के उद्दीपक, कृत्रिम और प्राकृतिक उद्दीपक। क्योंकि बच्चे को पहले भोजन दिया गया, उसके मुँह में लार बनी, उसको चेक किया गया, उसके बाद बच्चे को घंटी और साथ में भोजन दिया गया, घंटी भी बजाएगी भोजन भी दिया गया, तो बच्चे के मुंह में लार बनी। फिर घंटी बजाएगी मात्र भोजन नहीं दिया गया, फिर भी बच्चे उसको कुत्ते के मुंह में लार बनी, तो उसका घंटी के साथ संबंध है वो कृत्रिम और प्राकृतिक जो उद्दीपक है, यानी उद्दीपक के साथ जो संबंध था उसके आधार पर इसको कहा गया है।
3H जो पढ़ते हैं वो किसने दिया था? हेड, हार्ट, हैंड। तो 3H का पढ़ते हैं वो किसने दिया है? तो ये पेस्टालॉजी ने दिया है अभी 3H का पढ़ते। ठीक है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। थॉर्नडाइक के नियम है प्रभाव, आत्मसात का नियम, मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम है इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, वैसे तो ये सारे ही नियम हैं, लेकिन अगर अलग की बात करें, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें डाउट है बस ये तो सारे थॉर्नडाइक के नियम तो है ही है, चारों नियम थॉर्नडाइक के हैं, चारों ही नियम सीखने के हैं। थॉर्नडाइक ने टोटल है वो 8 नियम बताए हैं, 3 मुख्य नियम है प्लस 5 इनके गौण नियम हैं। तो प्रभाव का नियम है ये मुख्य नियम है। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम कौन सा है, तो ये तो उसका प्रभाव का नियम आ जाता। आत्मीकरण, आत्मसात का नियम या आत्मीकरण का नियम बोलते हैं इसको, मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य का नियम, ये गौण नियम है। ठीक है, तो ये इनके गौण नियम है। वैसे इसके सारे ही ऑप्शन सही हैं, या तो क्वेश्चन गलत है या इसमें मिस प्रिंटिंग है। तो इस क्वेश्चन को अगर अलग की बात करें हम, अलग छांटने के लिए, उसका उत्तर हमारा ए आ जाएगा। 42 का ए जो हमारा आंसर है वो सही रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा, या तो ये पूछेगा थॉर्नडाइक के मुख्य नियम इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है, या ये पूछेगा गौण नियम कौन सा है, कौन सा नहीं है, या फिर 8 से बाहर ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, तो जो 8 नियम है, 8 नियम आप पढ़ लेना, इसको याद होनी चाहिए। आगे है, एक विद्यार्थी कारक परिणाम का संबंध समझ चुका है, वह किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति पर पहुंच चुका है? विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, मूल्यांकन। 43। तो उसने यानी उसमें समझ चुका है, मतलब उससे प्राप्ति हो चुकी है, प्राप्त कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें बोध का मतलब उसमें ज्ञान विकसित हो चुका है, समझ विकसित उसकी हो चुकी है, तो यहाँ पे बोध इसका उत्तर आ जाएगा, अवबोध। अधिगम क्या नहीं है? अनुभव के द्वारा व्यवहार परिवर्तन है। अनुभव केवल पढ़ाई, केवल शब्द आ गए, नेगेटिव चीज़ है। एक बार नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुभवों का संगठन भी है, सहज व्यवहार भी है, तो इसमें बी ऑप्शन ये आ जाएगा। केवल पढ़ाई जो है अधिगम नहीं है, केवल पढ़ने मात्र को हम अधिगम नहीं कह सकते, या पढ़ने के बाद अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वो क्या होता है, अधिगम होता है। यानी पढ़ाई उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है तो अधिगम है, मतलब अगर केवल पढ़ाई से संबंध है तो यहाँ पे बात नेगेटिव है, तो केवल शब्द इसमें यूज करना गलत है। आगे है, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेश सीखने के जिस सिद्धांत पर आधारित है। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेश, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। यह श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेश के टाइप है या उस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अगला है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है केम्स ने, पावलोव ने, स्टेनले हॉल ने, थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, पुनरावृत्ति का सिद्धांत पावलोव ने दिया हुआ है। ठीक है, 46 क्वेश्चन तक हमारी हो गई, बस 3 क्वेश्चन और करते हैं। 50 क्वेश्चन पे सीरीज इसको ख़त्म करेंगे आज के लिए हम। आगे की सीरीज है वो नेक्स्ट डे। एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर भागता है। प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। 47 सही आंसर क्या रहेगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, यानी भविष्य में वो भी जैसे आग, जैसे दूध का जला छाछ को फूंक कर भी पीता है, यानी उसको चीज़ वो उसने सीख ली है, उसको एक प्रकार से उस चीज़ के बारे में आभास हो गया है। एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है, यानी उसको वो डर है वो उस चीज़ में दिमाग में आ जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये यहाँ पे जो नियम है वो काम करेगा। 47 का बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। परिभाषा किसकी है? 48 का बी रहेगा, क्रो एंड क्रो की है भी। अगला है, सीखना अनुभव तथा व्यवहार, गेट्स की है ये। तो देखिए सेम परिभाषा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो गेट्स व अन्य नाम इसमें आता है लगभग 7 में, तो गेट्स इसमें नाम दिया हुआ है। 49 का ए सही रहेगा। अगला है 50 क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। शिक्षक द्वारा बालकों को किस प्रकार पाठ्य विषय के प्रति आकर्षित या आकर्षण उत्पन्न किया जाता है? शिक्षक द्वारा बालकों को किस प्रकार पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाए? ध्यान केंद्रित करके, सामाजिक गुणों द्वारा, चरित्र निर्माण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ए इसमें रहेगा ध्यान केंद्रित करके। ठीक है, तो बच्चे
किस तरीके से कक्षा में जो विषय के प्रति है वो रुचि उत्पन्न हो, तो बच्चों का एक प्रकार से ध्यान है, माइंड जो डाइवर्ट है वो उस दिशा में हो। उसके लिए टीचर क्या करे, फिर ये क्वेश्चन उठता है कि उसका बच्चों का ध्यान आकर्षित कैसे करे। तो विषय को रुचिकर बनाए, बच्चों को उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताए, बच्चों को सरल से कठिन की ओर लेके जाए, बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाए, ठीक है। तो बच्चों से क्वेश्चनिंग करे। तो इस तरह से बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को उस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट करती है भी, हाँ अब क्या होगा। जहाँ बच्चे यही सोचने लग जाते हैं कि आगे अब क्या होगा, तो वहाँ से टीचर है वो टीच करना शुरू कर सकता है कक्ष के अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस भी काफ़ी मुझे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, कोई भी क्वेश्चन इसको ये नहीं कह सकते कि हम ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है, बस आपका टॉपिक वही है। तो इस टॉपिक में से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे तो लगे। आपको कैसे लगे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आगे के बाकी क्वेश्चन लगभग इस सीरीज़ में हम 300 क्वेश्चन है वो लगभग करेंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे क्वेश्चन करना ना ही तो हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं पढ़ सकते और एक ही टाइप के क्वेश्चन है वो। तो बाकी के क्वेश्चन अगली सीरीज़ में हम ज़रूर करेंगे। पूरी सीरीज़ हम करेंगे, पूरी साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं आपके वो सारे के सारे हम जो टॉपिक वाइज है वो करेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो या पीछे से जुड़ी हुई पहला जो टॉपिक है उससे 4-5 वीडियो बनी हुई है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो टेट साइकोलॉजी है उसके नाम से बनी हुई है, तो उससे जा कर के आप देख सकते हो। थैंक यू।